इस बात को इसलिए नहीं देखना चाहिए कि ये मुसलमान को कहा गया, इसलिए देखना चाहिए कि हमारे देश की सदन पूरी दुनिया में बदनाम हुई है। उन पर देशद्रोह का मुकदमा किया जाए और उनको संसद से बाहर किया जाए। लेकिन मेरा मानना है कि असल आतंकवादी वो हैं जो नथुराम गोडसे को अपना आदर्श मानते हैं। और ये सिर्फ दानिश अली के लिए नहीं, ये पूरे मुस्लिम समाज के लिए की गई है। और इस तरह से उद्घाटन हुआ तो हमारे लिए लानत है इस बात की कि हिंदुस्तान की सदन में जो सारी दुनिया देखती है उसमें इस तरह का बयान दिया जा रहा है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा। 2024 का चुनाव का माहौल तैयार किया जा रहा है। ओवैसी साहब का एक बयान बता दो जिसमें उन्होंने भड़काऊ बयान दिया हो। पता है कि अगर मुस्लिम लीडरशिप खड़ी हो गई तो इनका वजूद खत्म हो जाएगा। लड़ाई नहीं की जा सकती, लेकिन जिस अंदाज में उन्हें आतंकवादी कहा था उसी अंदाज में जवाब दिया जा सकता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीबी। मैं इस वक्त बागपत में मौजूद हूं और बागपत में जिस तरह से यहाँ पर हम मुसलमानों से बात करेंगे और ख़ास तौर पर एमआईएम के समर्थक हैं और एमआईएम के चाहने वाले हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब के चाहने वाले हैं। लेकिन दानिश अली के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है संसद में, पार्लियामेंट में, वो इस मुद्दे को लेकर यहाँ के मुस्लिम क्या सोच रहे हैं, यहाँ के जो एमआईएम पार्टी के चाहे वो जिला अध्यक्ष हो, कार्यकर्ता हो, बड़े जो लीडर हैं वो क्या सोच रहे हैं, खुद यहाँ पर बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो इसको किस तरह से देखते हैं, उनकी क्या राय है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका क्या नाम हुआ? एडवोकेट अली मख्तर। आप मुझे ये बताइए कि बागपत के लोग क्या सोच रहे हैं, क्योंकि दानिश अली के साथ जो हुआ, आपकी पार्टी क्या सोच रही है? देखिए, जिस इंसान की जो मानसिकता होती है वो उसी के मुताबिक बात करता है। हाँ। अगर रमेश विदुड़ी जी ने पार्लियामेंट के अंदर दानिश अली जी को मुखातिब करके आतंकवादी कहा है तो इसमें मेरा मानना है कि कोई नई बात नहीं है। मुल्क आज़ादी से लेकर के आज तक 75 सालों से हम पे तरह तरह के इल्ज़ामात लगाते आए हैं लोग, जबकि 52 साल तक अपने हेड क्वार्टर पे तिरंगा झंडा ना लहराने वाले और देश के संविधान को अपने पैरों के नीचे कुचलने वाले, जलाने वाले लोग और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे आतंकवादी नाथुराम गोडसे को अपना आदर्श मानने वाले लोग, हकीकत में वो लोग आतंकवादी हैं, ऐसी मानसिकता वाले लोग आतंकवादी हैं। और दूसरी बात, दानिश अली जी के लिए भी मैं कहना चाहता हूँ कि दानिश अली जी, आपको समाज ने चुनकर भेजा था कि आप उनके समाज की आवाज़ पार्लियामेंट में उठाएंगे, लेकिन आप खुद वहाँ पर गाली खा करके आ गए और बाहर आकर के आंसू बहा रहे हैं। हमें ऐसे रहनुमा नहीं चाहिए जो आंखों में आंखें डाल करके जवाब न दे सकें। अगर आप इस कौम की रहनुमाई नहीं कर सकते तो आप इस्तीफा दीजिए और अपने घर बैठिए और नौजवानों को मौका दीजिए। लड़ाई तो नहीं की जा सकती ना पार्लियामेंट में? नहीं, लड़ाई नहीं की जा सकती, लेकिन जिस अंदाज में उन्हें आतंकवादी कहा था उसी अंदाज में जवाब दिया जा सकता था। उससे पहले भी रमेश विदुड़ी जी ने हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में जब वहाँ पर बात हुई थी तो उन्होंने कहा था, लेकिन बैरिस्टर साहब ने वहीं पर जवाब दिया था। पार्लियामेंट में जिस अंदाज में जो बात की गई है वो आंखों में आंखें डालकर उसी अंदाज में बात की जा सकती है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि ऐसे आरोप लगते हैं मुसलमानों पर, लेकिन यहाँ के मुस्लिम क्या सोच रही है? आरोप लगाने वालों से मेरा सवाल है कि क्या वीर अब्दुल हमीद और अशफाक उल्लाह खां की कुर्बानियों को वो नज़रअंदाज कर सकते हैं? क्या इस मुल्क के बनाने में, तरक्की में क्या मुसलमानों ने योगदान नहीं दिया? क्या अब्दुल कलाम आज़ाद किसी और समुदाय से संबंधित थे? वो भी हमारे ही बीच के थे, वो भी मदरसे के ही तालिब इल्म थे। अब आप इल्ज़ाम लगाते रहिए, लेकिन मेरा मानना है कि असल आतंकवादी वो हैं जो नथुराम गोडसे को अपना आदर्श मानते हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं कि रमेश विदुड़ी ने क्या गलत कहा, भारतीय जनता पार्टी कह रही कि इसमें क्या गलत है। रात दिन तो लोग यही बोलते हैं। उनके बोलने से कुछ नहीं होता। असल में 2024 का चुनाव आ रहा है, इन्हें जो है ध्रुवीकरण करना है, सांप्रदायिक माहौल बनाना है, ये तो एक एजेंडा चलता आया है। बीजेपी बगैर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के जीत भी नहीं सकते। आपकी पार्टी भी तो यही करती है। जी नहीं, हमारी पार्टी, हमारे बैरिस्टर साहब का बिल्कुल क्लियर लाइन है कि हम दलित, पिछड़े और जो शोषित और वंचित समाज है उनकी अगुवाई करते हैं। हम बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान को मानने वाले लोग हैं। हमने कभी बाबा साहब अम्बेडकर को बारे में कुछ गलत नहीं कहा, बल्कि हमारे बैरिस्टर साहब का मानना है कि इस मुल्क के अंदर अगर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से भी बड़ा कोई नेता है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। जनता पार्टी कह रही है कि ओवैसी भी मुसलमानों को भड़काते हैं। नहीं, तो इसमें हम भड़काने वाली कौन सी बात है? हम अपने अगर हक और हुकूक की बात करें तो ये भड़काना थोड़ी हुआ। 75 सालों में जैसे बैरिस्टर साहब ने आवाज उठाई है इस दबले कुचले समुदाय के, ऐसे किसी ने भी नहीं उठाई। एक तरफ राहुल गांधी जी कहते हैं कि हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए आए हैं, लेकिन जब हरियाणा के अंदर उन्हीं के कांग्रेस के विधायक को जेल में डाल दिया जाता है तो राहुल गांधी खामोश रहते हैं। हमारी आवाज बनता कौन है? बैरिस्टर साहब के अलावा कौन बनाए 75 सालों में? तो उनकी कोई गलत बात? पहले मुसलमानों के लीडर नहीं थे क्या? नहीं, तो लीडरशिप खड़ी कहाँ होने दी है इन लोगों ने? 75 सालों से आप देखिएगा, जो भी हमारी पार्टी आई उन्हें बीजेपी एजेंट और आरएसएस का दलाल बता करके इन्होंने नेगेटिव प्रचार किया, हमारी से लीडरशिप को खड़े ही नहीं होने दिया। ये लोग चाहते हैं कि अगर इन्हें पता है कि अगर मुस्लिम लीडरशिप खड़ी हो गई तो इनका वजूद खत्म हो जाएगा, इसलिए ये तो एक प्लानिंग है, साजिश है। ठीक है, ठीक है। आप क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि ओवैसी साहब भी भड़काते हैं। देखिए, ओवैसी साहब पार्लियामेंट के अंदर दबे कुचले लोगों की आवाज़ उठाते हैं।
अभी महिला आरक्षण की बात हुई, ओवैसी साहब ने ओबीसी और मुस्लिम आरक्षण की बात करी, मुस्लिम महिलाओं के आरक्षण की बात करी। अगर ओवैसी साहब मुस्लिम महिलाओं की बात करते हैं तो इन्होंने मुस्लिम ध्रुवीकरण की बात कर दी। ये ध्रुवीकरण नहीं है। अगर अपना हक मांग रहे हैं तो वो ध्रुवीकरण नहीं है, वो अपने हक की बात है। ओवैसी साहब का एक बयान बता दो जिसमें उन्होंने भड़काऊ बयान दिया हो। अगर वो मुसलमानों पे अटक जाते हैं, मुसलमानों पे भाई इसलिए अटक जाते हैं, आज तक मुसलमानों का सबने मिसयूज किया। सन 47 में जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था, मुसलमानों की सरकारी नौकरियां मुसलमानों की 37% थी और आज मुसलमानों को 3% पर पहुंचा दिया। तो इनकी आवाज उठाने वाला है कौन? मुल्ला मुलायम तो कहा जाता था। अरे भाई साहब, कोई मुल्ला, सब ने सिर्फ वोटों का ध्रुवीकरण किया है, अपनी वोट लेने के लिए सबने ऐसा काम किया है। नहीं तो जब मुसलमानों को जरूरत पड़ती है, जब CA/NRC का मुद्दा उठाया जा रहा था, मायावती जी को देख लो, जब राज्यसभा के अंदर CA/NRC का बिल पास हो रहा था तो मायावती जी के जितने भी सांसद थे वो सब वॉकआउट कर गए। एक तरीके से उन्होंने चुप रहकर CA/NRC का समर्थन कर दिया। आज तक मुसलमानों की वोट लेकर जो 4 बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं और मुलायम सिंह यादव भी, समाजवादी पार्टी भी 4 बार जो है उनका CM रह चुका, लेकिन आज तक उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया बताओ? आज सरकारी नौकरी में मुसलमान कितने हैं? सिर्फ वोटों की जब सबने वोट लेने के लिए हमारा यूज किया है। और अगर वैसे साहब मुस्लिमों की बात करते हैं तो वो भड़काने की बात कर रहे हैं। वो ये बोलते हैं दानिश अली के लिए क्या कहेंगे जो रमेश भिदुड़ी ने किया है? रमेश देखो, वो तो उनकी मानसिकता है, वो तो उनकी सोच है। 2024 का चुनाव का माहौल तैयार किया जा रहा है। ये अब बीजेपी के पास कोई ऐसा मुद्दा तो है नहीं जिसके आधार पर वो वोट मांग ले। अभी वो हिंदू मुस्लिम, आतंकवादी, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, मंदिर मस्जिद, अब 24 तक यही मामले चलेंगे। वो होगा क्या? इनके पास और कोई मुद्दा तो है नहीं। विकास की बात ये कर नहीं सकते। या तो झूठ बोलेंगे कि हमने वहाँ पे इतने एयरपोर्ट बना दिए और हमने इतने स्कूल खोल दिए, और जाके देखोगे तो वहाँ पे कुछ मिलेगा नहीं। इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं। तो अभी एक मुद्दा क्या है इनके पास में? बस हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बस ये रहेगा इनके पास में। और तो इनके पास कुछ ऐसा है नहीं कि चुनाव में अपना वोट जाकर मांग ले। अच्छा, आप क्या कहेंगे? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हाफिज तमीम अख्तर, समाज सेवी। पहले तो मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि मैं किसी भी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ। मैं अपने भारत का समर्थक हूँ और अपने भारत की ही चिंता में मैं जो कुछ भी बयान दूंगा या जो कुछ भी बोलूँगा अपने भारत के विषय में बोलूँगा। ओवैसी साहब पसंद नहीं है क्या? मैं कोई पार्टी से लगाव नहीं है। ऐसे राजनीतिक तौर पे राजनीतिक तौर कोई पे तो आइडियल होगा ना। मेरा कोई आइडियल नहीं है। मैं अपने भारत का आइडियल मैं खुद हूँ। मैं अपने भारत की सेवा करना और भारत के बारे में बोलना चाहता हूँ। ये कहना चाहता हूँ, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा। मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि रमेश जी ने क्या कहा और दानिश जी ने क्या सुना। मुझे उस अपमान की तकलीफ है जो हमारे को तो बोला गया ना। पहले सुन लीजिए मेरी, मुसलमान को बोले या हिंदू को बोले, लेकिन सदन का अपमान है और सदन वो चीज है। एक कौम को बोला गया है, आप इसे नकार नहीं सकते। एक कौम को बोले, जो उसे बोलेगा वो दूसरे को भी बोलेगा। जब सदन में ये बात शुरू होगी तो मुसलमान भी हिंदू को बोलेगा, हिंदू भी मुसलमान को बोलेगा। इसलिए ये काम जो है बिल्कुल निंदनीय है। इसकी जितनी मुझसे मतलब ये भर्त्सना की जाए वो कम है। और मैं ये चाहता हूँ कि उसने सदन का ही अपमान नहीं किया, उसने पूरे भारत का अपमान किया है। विदेश में इस बात की बहुत चर्चाएं और हमारे भारत को बहुत नुकसान पहुँचा है। मैं ये मांग करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट या जो भी ताकतवर इस तरह का इंसान है वो इस बात को सोचे और इन पे देशद्रोह का मुकदमा हो, क्योंकि हमारे देश को नुकसान हुआ, इससे सीधा नुकसान है देश को। आप मुस्लिम कहने से क्यों झिझक रहे हैं? अगर एक समाज को बोला गया तो एक्सेप्ट कीजिए ना। मैं मुस्लिम कहने से मैंने बताया सबसे पहले, मैं अपने देश का समर्थक हूँ। इसमें सिख हैं, ईसाई हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं। अगर हिंदू भाई को भी कहा जाता तो मैं आज उसकी भी हिंदुओं के लिए नहीं कहा ना। हिंदू के लिए भी कहेंगे, कल को मुसलमान खड़ा होगा कहेगा। अगर ये परंपरा चलती रही और नए सदन में इस तरह की मतलब बातें शुरू हुई और इस तरह से उद्घाटन हुआ तो हमारे लिए लानत है इस बात की कि हिंदुस्तान की सदन में जो सारी दुनिया देखती है उसमें इस तरह का बयान दिया जा रहा है। इस बात को इसलिए नहीं देखना चाहिए कि ये मुसलमान को कहा गया, इसलिए देखना चाहिए कि हमारे देश की सदन पूरी दुनिया में बदनाम हुई है और हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में खराब हुआ है। इसलिए जितना भी हो सके इनके खिलाफ जितनी भी कार्रवाई क्या होनी चाहिए, सदा देशद्रोह का मुकदमा कम से कम होना चाहिए। जब सब पे होता है तो इसके साथ भी वही कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने पूरे देश का नुकसान पहुंचाया है। एक खाली सदन का और खाली भारत का अपमान नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की पूरी जनता का अपमान है और पूरे विदेश में इसकी साख गिरी है। साख बढ़ाने के लिए हमारे मोदी जी कितना करते हैं। हमारे मोदी जी बाहर जाके बहुत मेहनत करते हैं, बहुत काम करते हैं। ये पार्टीबाजी, ये IM और ये बीजेपी और ये समाज सेवी समाजवादी, ये सब बात मत करो। बात करो अपने हिंदुस्तान की, हमारे हिंदुस्तान को कैसे नुकसान है और कैसे फायदा है। इसी भारत देश में अगर एक कौम को इस तरह से बोला जाए तो इस पर चुप रहने वाली बात नहीं है ना सर। मेरा कहना है फिर भी यही है, मैं फिर भी यही कहूंगा कि इस समाज में मुसलमान को कहा जाए या हिंदू को कहा जाए, जो बात गलत है वो गलत है। अगर यही बात
किसी सिख को बीजेपी के लोग बोलते हैं, इससे पहले आपने सुना ना परवेश वर्मा ने ये- क्या कहा, अनुराग ठाकुर ने क्या कहा। के लिए मैं ये कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है, अगर बाहर भी कोई इस तरह का लोग बोलेगा तो सरकार को चाहिए अपने कानून का मतलब पालन कराए, सख्ती से पालन कराए, ताकि ये भाईचारा ऐसे ही बना रहे और आपस में हिंदुस्तान जिस तरह से मतलब ये आज तक मिलजुल कर रहता है उसी तरीके से रहे। बस इतना ही कहूँगा। जय हिंद, जय भारत। आप क्या कहेंगे, आप एक युवा हैं, अगर आपको मौका मिले वहाँ जाएंगे, लेकिन इस तरह से अगर आप बातें सुनेंगे, ये सब सारी चीजें होगी एक कौम पर, क्या लग रहा है आपको? मेरा कहना यही है, जो रमेश भिदौड़िया ने संसद के अंदर दानिश अली जी पर जो टिप्पणी की है वो बहुत ही गलत है, शर्मनाक है। हमारी यही मांग है कि उन पर देशद्रोह का मुकदमा किया जाए और उनको संसद से बाहर किया जाए। लेकिन लोग कह रहे हैं कि ओवैसी साहब भी भड़काते हैं। आप एमआईएम के समर्थक हैं? हाँ, मैं एमआईएम से सोशल मीडिया प्रचारक हूँ, बागपत का प्रभारी हूँ एमआईएम से। ओवैसी साहब कहाँ भड़काते हैं? उन्होंने तो आज तक संविधान के दायरे में रहकर ही बात की है। कोई भी ऐसा बयान नहीं है कि उनका संविधान से अलग हो। बताइए कहाँ भड़काते हो? लेकिन कहते हैं ना, वो कहते हैं कि वो कहते हैं, कहने दो, उससे कहने से क्या होगा। उनका कोई भी बयान आज तक पूरा रिकॉर्ड निकाल करके देख लिए, ऐसा नहीं है जो किसी कौम के किसी के खिलाफ वो बोले हो। हमेशा संविधान के दायरे में बोलते हैं और गरीब और मजलूमों की बात करते हैं। वो हमेशा उन्होंने मजलूमों की, गरीबों की बात करी है, अपनी कौम का हक मांगा है। इसमें गलत क्या है? उन्होंने क्या गलत क्या है? कहाँ भड़काया है? बताइए। नहीं, वो बार बार ये कहते हुए नजर आते हैं कि मुसलमानों पर जो है अत्याचार हो रहा है, बार बार मुसलमानों का जिक्र करते हैं। तो अत्याचार हो रहा नहीं है? बताइए। अभी जुनैद नसीर को मार दिया गया, उसका क्या हुआ? कई मुसलमानों को पकड़कर गाय के नाम पर मॉब लिंचिंग कर दी जाती है। बताइए। अत्याचार हो रहा है, इसलिए तो बोल रहे हैं, अपनी कौम की आवाज़ इसलिए तो उठा रहे हैं। वो मजलूमों की आवाज़ उठा रहे हैं, सिर्फ मुसलमानों की नहीं, वो मजलूमों की आवाज़ उठा रहे हैं। चाहे वो किसी भी कौम का, किसी भी बिरादरी का, किसी भी मजहब का मानने वाला हो, जिस पर भी जुल्म होता है वो उसी की आवाज़ उठाते हैं। आप रिकॉर्ड निकाल करके देख लिया, अगर कोई खामखा की बात करता है तो उस पर तो हम कुछ बोलना नहीं चाहिए। आप क्या कहेंगे, आप भी एक युवा हैं? जी, देखिए, जो ये हरकत की गई है पार्लियामेंट के अंदर, तो ये बहुत शर्मनाक है। और ये सिर्फ दानिश अली के लिए नहीं, ये पूरे मुस्लिम समाज के लिए की गई है, क्योंकि वे हमारे प्रतिनिधि चुने हुए गए हैं। अगर उनके साथ ऐसा किया तो हमारे जो आम मुसलमानों के साथ कितना क्या सुलूक किया जाता होगा। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ओवैसी साहब पर भी इल्ज़ाम लगता है भड़काने का, मुसलमानों की बात कर रहे हैं। बीजेपी के लोग कह रहे हैं रमेश भिदौड़ी ने क्या गलत कहा है। देखिए, अपने समाज के लिए आवाज़ उठाना कोई गलत बात नहीं है। अब हर पार्टी जितनी भी है अपने अपने समाज की आवाज़ उठाती है। सपा हो, अखिलेश यादव के लिए उठाते हैं, और बहन कुमारी मायावती हैं, ये दलितों के लिए आवाज़ उठाती हैं। और जैसे हमारे यहाँ पे लोकल में आरएलडी है, ये जाटों की बात करती है। तो अगर ओवैसी साहब अपने मुसलमानों के बारे में या किसी दबे कुचलों के बारे में, किसी पे जुल्म हो रहा है उसके बारे में बोल रहे हैं, तो गलत क्या है इसमें? मैं इसे गलत नहीं मानता। जो रमेश भिदौड़ी ने कहा है, लेकिन अगर आपको मौका मिले, आप वहाँ जाएंगे, आपको ये सब चीज़ें सुनने को मिलेगा, क्योंकि दानिश अली कह रहे हैं कि हमें रात भर सोया नहीं गया, दिमाग की नसें फटने को तैयार था। देखिए, हम उस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं जो अपने लीडरों को डरपोक बनाती है। हम एमआईएम से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारा लीडर बेबाक है और बेखौफ है। बेखौफ होकर बोलता है, न किसी से डरता है, न किसी से घबराता है। जहाँ भी जाता है बेखौफ होकर बोलता है। तो जैसे हमारे लीडर हैं, हम ऐसे ही बनेंगे। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।